Good morning. So, in the last class, we discussed about the oxyhemoglobin dissociation curve. Hopefully, आप लोगों ने उसे रिवाइज किया होगा और सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। लास्ट में मैं आपको बता के गई थी कि लेफ्ट हैंड शिफ्ट जो होता है दैट इज हाइपोथेटिकल। वो ऐसा कुछ नहीं है कि लेफ्ट है या राइट है। अगर डिसोसिएशन हो रहा है हीमोग्लोबिन का, जो बोहर कर्व ने समझाया था, तो वो राइट हैंड शिफ्ट है। और अगर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का एसोसिएशन हो रहा है तो वो राइट साइड से अलग जाकर के लेफ्ट में हो रहा है। जो लेफ्ट हैंड शिफ्ट का एक मेन क्वेश्चन आता है वो समझो। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, मान लो आपको ऐसे दो ग्राफ बना के दिए, ए बी, तो आपसे बोलेगा कि राइट हैंड शिफ्ट वाला बी है, लेफ्ट हैंड शिफ्ट वाला ए है। या ऐसे पूछेगा, इन दोनों में से कौन सा ग्राफ एडल्ट हीमोग्लोबिन बता रहा है और कौन सा ग्राफ फीटल हीमोग्लोबिन बता रहा है। ध्यान से सुनना पहले। जो लेफ्ट साइड में है वो रिप्रेजेंट करता है फीटल हीमोग्लोबिन और जो राइट साइड में है वो रिप्रेजेंट करता है एडल्ट हीमोग्लोबिन। क्यों? ध्यान से सुनोगे। हम सब के फीटल लाइफ में हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट था वो बना हुआ था टू अल्फा प्लस 2 गामा चेन। सो क्या कहा मैंने? अगर आपको याद है, मैंने आपको हीमोग्लोबिन का पूरा स्ट्रक्चर समझाया था कि हीमोग्लोबिन में एक हीम पिगमेंट है और दूसरा ग्लोबिन प्रोटीन है। जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो बना हुआ है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन का हमारे अंदर। लेकिन बीटा चेन हमें पैदा होने के बाद मिली। पैदा होने से पहले यानी कि फीटल लाइफ में हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा चेन है और 2 गामा चेन है। इस गामा चेन की वजह से फीटल एचबी has 30% more binding affinity for oxygen। क्या कहा मैंने? During fetal life, hemoglobin has heme plus globin part. The globin part has 2 alpha plus 2 gamma chains. This gamma chain has 30% more binding affinity for oxygen. तो अगर 30% बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से ज्यादा जुड़ेगा। और ज्यादा जुड़ने का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड शिफ्ट, राइट हैंड शिफ्ट, लेफ्ट हैंड शिफ्ट, मतलब एसोसिएशन ज्यादा है। मतलब ये हीमोग्लोबिन इतना बढ़िया है कि ये बहुत कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर भी उठा लेता है। बहुत कम हो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तब भी फीटस का हीमोग्लोबिन आसानी से काफी सैचुरेशन करवा लेता है। मतलब इसका P50 राइट साइड वाले से भी कम होगा। और P50 जितना कम, लोअर इज द वैल्यू ऑफ P50, बेटर इज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। अब सवाल उठा, ऐसा हमें फीटल लाइफ में क्यों मिला था? सुनना ध्यान से। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर एक देखते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें आपको समझाऊंगी कि फीटल लाइफ में ये जो हार्ट होता है, इस हार्ट में ना छेद होते हैं इधर, और एक और छेद बताऊंगी। इस वजह से फीटल हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। मतलब फीटस की बॉडी में मिक्स्ड ब्लड होता है।
जो हम अभी पढ़ते आए थे ना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आर्टरी में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वेन में, वैसा कुछ कंसेप्ट फीटल लाइफ में रहा ही नहीं। सारे ब्लड की क्या हो गई, मिक्सिंग। क्यों हुई, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये सब सर्कुलेशन वाले चैप्टर में देखेंगे जब हार्ट पढ़ते हैं। अभी क्या समझना है, नेचर ने डिसाइड किया कि फीटस के बॉडी में मिक्सिंग ऑफ ब्लड करूंगा मैं। फिर नेचर को लगा अब मिक्स्ड ब्लड से ऑक्सीजन उठाने का स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगा, वो स्ट्रेस ज्यादा ना फील हो, इसीलिए नेचर ने फीटल हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी ही बढ़ा दी। कितने परसेंट, 30%। तो अब जो स्ट्रेस है वो समझ रहे हो कम हो गया। तो अब मैं क्या बता रही हूँ, fetal hemoglobin has 30% more binding affinity for oxygen because it has to pick up oxygen from the mixed blood, क्योंकि उसे मिक्स्ड ब्लड से ही ऑक्सीजन लेना होता है। अगर मिक्स्ड ब्लड ना होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता तो फिर ऑक्सीजन को उठाने का स्ट्रेस बहुत कम हो जाता। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के दौरान ही दिस गामा चेन, आप अपने तरीके से लिखना, ये गामा लिखा है, दिस गामा चेन इज रिप्लेस्ड बाय 2 बीटा चेन। तो अब एडल्ट में 2 अल्फा है प्लस 2 बीटा चेन है, और अब इस बीटा चेन की बाइंडिंग एफिनिटी 30% कम हो जाती है। मतलब एडल्ट हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी फीटल हीमोग्लोबिन से 30% कम है। दैट मीन्स HbO2 का एफिनिटी कम हो, डिसोसिएशन होने लगेगा, और ऐसा होगा तो शिफ्ट राइट में होगा। क्यों, पैदा होने पर हमारे बॉडी में कहीं पर भी ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी, या तो ऑक्सीजनेटेड होगा या डीऑक्सीजनेटेड होगा। और जब मिक्सिंग हो ही नहीं रही है तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं है, हम एफिनिटी कम भी कर सकते हैं। समझ आई बातें? तो अब आप यहाँ पर जो हम लिख रहे थे ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, वहीं पर एक क्वेश्चन लिखेंगे। लिखो क्वेश्चन में, पहले ग्राफ बना दो, PO2 वर्सेस परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ HB, ये ग्राफ बनाओ। A और B लिखो, और नीचे क्वेश्चन लिखो, व्हाट डज A and B represent? What does A and B represent? तो लिख दोगे, A represents fetal hemoglobin, A represents fetal hemoglobin, but B represents adult hemoglobin. A represents fetal hemoglobin, but B represents adult hemoglobin. अब इसके नीचे लिखो, ड्यूरिंग फीटल लाइफ, कॉमा, द ग्लोबिन पार्ट ऑफ HB, सब लिखा है सामने, ड्यूरिंग फीटल लाइफ द ग्लोबिन पार्ट ऑफ HB हैज 2 अल्फा प्लस 2 गामा चेन। The globin part of HB has 2 alpha plus 2 gamma chains. Next, due to this gamma chain, next line में, due to this
gamma chain, comma, fetal HB has 30% more binding affinity for oxygen fetal HB has 30% more binding affinity for oxygen as compared to adult HB, as compared to adult HB. Next line. This increased affinity of fetal HB, this increased affinity of fetal HB is provided. This increased affinity of fetal HB is provided so that it can pick up oxygen, from the mixed blood in fetal body, from the mixed blood in fetal body, comma, without much stress. Next line. After birth, comma, the gamma chains in fetal hemoglobin, get replaced by the beta chains of adult hemoglobin. Comma, reducing the affinity of adult HB, by 30%. Reducing the affinity of adult HB by 30%. ठीक है, तो ये हमने अब पूरा कर्व का डिटेल देख लिया। आपको समझ आ गया है एसोसिएशन डिसोसिएशन क्या है। लेफ्ट हैंड शिफ्ट का एक स्पेशल केस है फीटल हीमोग्लोबिन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। राइट डाउन रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। हाँ जी देखेंगे यहाँ हम ब्रीदिंग कैसे पूरा मैनेज होता है, इसको दो लेवल्स पे समझेंगे। एक है नर्वस रेगुलेशन, दूसरा है केमिकल रेगुलेशन। तो लिखो एक लाइन, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग के आगे, इट इज रेगुलेटेड बाय टू मेथड्स। नाम लिख दो पहले दोनों का। नंबर 1 नर्वस रेगुलेशन और नंबर 2 केमिकल रेगुलेशन। नंबर 1 है नर्वस रेगुलेशन
और नंबर 2 है केमिकल रेगुलेशन। अब एक एक करके समझते हैं। लिखो अलग से हेडिंग। नंबर 1, नर्वस रेगुलेशन। नंबर 1 है नर्वस रेगुलेशन। चलो सब लोग सामने देखेंगे। अब ये नर्वस रेगुलेशन को रेगुलेट करने वाला, इसमें जो इन्वॉल्व होने वाले सेंटर्स हैं उनके नाम क्या क्या हैं। सबसे पहले एक है DRG, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। मैं खुद लिखाऊंगी, आप लोग अभी सिर्फ सुनेंगे। देखो यहाँ स्कूल में इतना आपने पढ़ा होगा, हम नर्वस सिस्टम में आपको पढ़ाएंगे। ये हमारा मेन पार्ट ऑफ ब्रेन है जिसे सेरिब्रम कहते हैं। इसके अलावा और क्या क्या है? ऐसे मिड ब्रेन दिखता है, ये है पोन्स पार्ट ऑफ ब्रेन, और ये है मेडुला पार्ट ऑफ ब्रेन। आगे पढ़ेंगे तो कुछ ऐसा सा ब्रेन का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। ये जो मेडुला पार्ट ऑफ ब्रेन है, अब ब्रेन है तो सब न्यूरॉन्स ही होने वाले हैं। इस मेडुला पार्ट में पीछे की तरफ इमेजिन करो, एक न्यूरॉन्स का गुच्छा है, बंच ऑफ न्यूरॉन्स है, जिसका नाम है DRG। सो DRG is dorsal respiratory group. It is nothing but a bunch of neurons present in the dorsal part of medulla. ये मेडुला है, इसमें पीछे की तरफ प्रेजेंट है। तो मान लो मैं इसमें पीछे की तरफ ये एक सेंटर मार्क कर रही हूँ, ठीक है। तो पहली बात मान के चलना है कि कुछ अलग चीज नहीं है, इट इज जस्ट अनदर बंच ऑफ न्यूरॉन। अब ये बंच ऑफ न्यूरॉन पीछे को रखा है, मेडुला पार्ट ऑफ ब्रेन में रखा है, और इसको हम बेसिक रिदम सेंटर ऑफ ब्रीदिंग कहते हैं। क्यों? इसी DRG के सिग्नल देने पर, गिव सिग्नल टू phrenic and external intercostal muscles। अब सारी कहानी को रिलेट करना शुरू कर दो। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ाया था, अब आपको रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग पढ़ा रही हूँ। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हमने क्या पढ़ा कि इनहलेशन के समय फ्रेनिक मसल जो डायफ्राम की थी वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ये जो थी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। पूरा वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी बढ़ गया था, प्रेशर कम हो गया था, तो हवा हाई से लो चली जाती है। याद आया? तो जो फ्रेनिक मसल्स थी और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स थी, ये दोनों मसल्स इन्वॉल्व थी इनहलेशन के समय। तो इन दोनों मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल देने वाले यही न्यूरॉन्स का बंच है जो मेडुला के पीछे को रखा हुआ है। सो DRG का काम पूछेंगे तो आप कहोगे यही है जो इनहलेशन करवाने वाली मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। लेकिन फिर सवाल उठा कि एक्सहेलेशन कैसे होगा, तो आप कहोगे एक्सहेलेशन तो पैसिव प्रोसेस था ना, जब DRG सिग्नल नहीं देगा ये मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, मतलब रिलैक्स हो जाएंगी। और याद करो, नॉर्मल सिचुएशन में इन दोनों मसल्स के रिलैक्सेशन को ही हम एक्सहेलेशन कहते हैं, उसमें थोड़ा ना कोई स्पेशल मैकेनिज्म हुआ था। सो दैट मीन्स इनहलेशन करवाने वाला अंडर नॉर्मल कंडीशन कौन सा सेंटर हुआ? DRG। ठीक। अब दूसरा एक सेंटर है, खुद समझ जाओ नाम,
VRG। VRG का फुल फॉर्म मानो, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। मेडुला में रखा है, लेकिन ये मेडुला में आगे को रखा है, तो अगर ये मैंने पीछे को दिखाया था, ये एक और सेंटर मान लो, ये आगे को है। हम 3D तो बना नहीं सकते यहाँ पर डायग्राम, तो हमने ऊपर नीचे करके दिखा दिया, लेकिन है ये ऐसे, आगे से ये VRG है और पीछे से ये DRG है, ऐसे रखे गए हैं दोनों मेडुला में। VRG का काम है पूरा फोर्सफुल या वॉलेंट्री ब्रीदिंग रेगुलेट करना, सिर्फ इनहेलेशन नहीं, दोनों चीजें। याद करो, जब फोर्सफुल इनहेलेशन होता है तब भी यही दोनों मसल्स काम करती हैं, लेकिन फोर्सफुल इनहेलेशन के समय एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स अपना 100% काम करती हैं। मतलब कि इस समय मेरी फ्रेनिक मसल्स तो पूरा काम कर रही हैं, लेकिन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल हल्का हल्का काम कर रही हैं, और वो हल्का हल्का काम DRG के कहने पर कर रही हैं। जैसे ही मैं फोर्सफुल ब्रीदिंग शुरू करूंगी, तो अब मेरे फोर्सफुल ब्रीदिंग में मेरी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स पूरा काम कर रही हैं, 100% बेस्ट काम। किसके कहने पर? VRG। मान के चलना है, हमारी बॉडी में कोई भी एक्टिविटी बेस्ट होती है, 100% नहीं। मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी एक्सटर्नल इंटर पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर गई, मैं कहूंगी अपना मैक्सिमम कर गई। अब उनका मैक्सिमम 30%, 40%, 70% कुछ भी हो सकता है। सो फोर्सफुल इनहलेशन ये करवाएगा, और फोर्सफुल एक्सलेशन पैसिव नहीं, एक्टिव प्रोसेस था। उस टाइम इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो उन दोनों मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल भी कौन देगा? VRG। So DRG regulates the normal process of breathing, and that too only normal inhalation, क्योंकि एक्सलेशन के समय किसी मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाना ही नहीं था। लेकिन VRG will regulate both forceful inhalation as well as forceful exhalation। ठीक है, अब ये डायग्राम छोड़ दो, पहले ये लिखो। हेडिंग डाला सबने, नंबर 1 है नर्वस रेगुलेशन। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग न्यूरल सेंटर्स। राइट डाउन। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग न्यूरल सेंटर्स। नंबर 1 DRG। नंबर 1 है DRG। फुल फॉर्म लिखो, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप लिखो। अब DRG के नीचे पॉइंट वाइज लिखते जाना है। सबसे पहले लिखो, इट इज अ बंच ऑफ न्यूरॉन्स। इट इज अ bunch of neurons located in the dorsal part of medulla in brain। ये लिखा medulla, रिपीट कर रही हूं, it is a bunch of neurons located in the dorsal part of medulla in brain। in the dorsal part of medulla in brain। Next line, it is considered as basic rhythm center of breathing। हाईलाइट करना इसे, it is considered
as the basic rhythm center of breathing. Basic rhythm center of breathing. Next, this center induces normal inhalation. पॉइंट वाइज लिखते जाना है डीआरजी के नीचे. दिस सेंटर induces normal inhalation. Induces normal inhalation by giving signals to phrenic muscles and external intercostal muscles. This center induces normal process of inhalation by giving signals to phrenic muscles and external intercostal muscles. Next point. So, it regulates the normal mechanism of breathing. So, it regulates the normal mechanism of breathing. ब्रैकेट में लिखना inhalation. So it regulates the normal mechanism of breathing. ब्रैकेट में inhalation. ये हुआ नंबर 1. अब लिखो नंबर 2 VRG. नंबर 2 है VRG. लिखो VRG का फुल फॉर्म वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. इसमें लिखो it is bunch of neurons. It is bunch of neurons located in the ventral part of medulla in brain. It is bunch of neurons located in the ventral part of medulla in brain. Ventral part of medulla in brain. Next line. This center regulates the process of forceful or voluntary breathing. This center regulates the process of forceful या voluntary breathing. ठीक है, हाईलाइट करना. रेगुलेट्स द प्रोसेस ऑफ फोर्सफुल या फोर्सफुल ब्रीदिंग को ही वॉलेंट्री ब्रीदिंग भी कहते हैं. चलो अब नेक्स्ट सुनोगे. एकदम ध्यान से. सब कुछ मैं लिखा करके दूंगी, आपको अच्छे से समझना है, वो मेन पर्पस है. डीआरजी हो गया, वीआरजी हो गया. अब थर्ड सुनो. न्यूमोटैक्सिक सेंटर. ये रखा है पोन्स पार्ट में. देखो यहाँ, इसको मैं मार्क कर रही हूं एज पीसी. मेडुला के अंदर मैंने डीआरजी वीआरजी मार्क करा, एक पीछे एक आगे,
और पॉन्स के अंदर रखा हुआ है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। सब सामने देखेंगे। न्यूमोटैक्सिक सेंटर गिव इनहिबिटरी सिग्नल्स टू डीआरजी। अब क्या दिक्कत है, ये जो डीआरजी है ये हर वक्त सिग्नल दे रहा है और हर वक्त फ्रेनिक और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल को कह रहा है तुम हर वक्त कॉन्ट्रैक्टेड रहो। लेकिन हम जानते हैं हर एक ब्रेथ में हमें पहले इनहेल करना है तो एक्सहेल भी करना है। दैट मीन्स जब तक डीआरजी को रोका नहीं जाएगा तब तक फ्रेनिक और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स नहीं होंगे और तब तक हम एक्सहेलेशन नहीं कर पाएंगे। सो क्या कहा मैंने, pneumotactic center is again a bunch of neurons located in the pons part of brain। यहाँ जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर में जो न्यूरॉन्स हैं वो इनहिबिटरी सिग्नल देते हैं डीआरजी को। जैसे ही न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने डीआरजी को इनहिबिट कर दिया, इसका काम रुक गया और काम रुकते ही फ्रेनिक और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स हो गए और रिलैक्स होते ही हमने एक्सहेलेशन कर दिया। फिर न्यूमोटैक्सिक ने अपना सिग्नल हटा दिया, फिर कॉन्ट्रैक्शन कर दिया इसने, फिर से इनहेलेशन हो गया। मतलब ये हो रहा है डीआरजी सिग्नल दे रहा है इनहेलेशन, डीआरजी को रोक दिया एक्सहेलेशन, फिर हट गया इनहेलेशन, फिर रोक दिया एक्सहेलेशन। तो डीआरजी को खुद से रुकना नहीं आता, तो किसका इनहिबिटरी सिग्नल चाहिए, न्यूमोटैक्सिक सेंटर का। ठीक। दूसरी बात, अगर मैं पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, ऑप्शन है डीआरजी, वीआरजी, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, नन ऑफ दीज। तो आप आंसर मार्क करेंगे नन ऑफ दीज। डीआरजी नॉर्मल इनहेलेशन करवाता है, वीआरजी फोर्सफुल पूरा ब्रीदिंग देखता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर आप कहोगे मैम आंसर तो ये होना चाहिए क्योंकि इसके कहने पर ही तो एक्सहेलेशन हुआ। मैंने ये नहीं कहा कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल एक्सहेलेशन। मैंने कहा कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर इनहिबिट करता है डीआरजी को, उसके बाद एक्सहेलेशन हो जाता है वो अलग कहानी है। इसने थोड़ा ना डीआरजी को कहा था कि भाई तू रुक जा, मेरे को तेरे से एक्सहेलेशन करवानी है, कुछ नहीं हुआ ना ऐसा। तो नॉर्मल एक्सहेलेशन एक पैसिव प्रोसेस है क्योंकि उसे कराने के लिए कोई अलग से एफर्ट नहीं डाल रहा, उसमें कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही। न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने डीआरजी को इनहिबिट किया, उससे एक्सहेलेशन हो गया, किसी ने करवाया नहीं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात, न्यूमोटैक्सिक सेंटर चेक करता है हमारे आर्टीरियल ब्लड के PCO2 लेवल। याद है PCO2 लेवल 40 mm of Hg होने चाहिए आर्टीरियल ब्लड में, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। अगर ऐसा कोई चेंज हुआ तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन ऑल्टर द रेट ऑफ ब्रीदिंग। वो ब्रीदिंग रेट बढ़ा भी सकता है, हम हाफने लगेंगे, ऐसे हाफेंगे, या हम बहुत डीप ब्रीथ करने लगेंगे। ऐसा कब होगा ये अभी समझाती हूँ, पहले थोड़ा सा लिखो। अच्छा ये वाला डायग्राम बना दो, फिर मैं इसे रब कर दूंगी। लिखो नंबर 3, pneumotactic center located in the pons part of brain, located in the pons part of brain। Next, it gives
inhibitory signals to DRG. It gives inhibitory signals to DRG. ब्रैकेट में लिखना, when DRG gets inhibited, when DRG gets inhibited, comma, normal exhalation occurs. When DRG gets inhibited, comma, normal exhalation occurs. ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ क्या लिखाया, इट गिव्स इनहिबिटरी सिग्नल्स टू DRG. नेक्स्ट, इट ऑल्सो रेगुलेट द लेवल्स ऑफ PCO2. It also regulates the levels of PCO2 in arterial blood. It also regulates the levels of PCO2 in arterial blood. Next, it can also alter the rate of breathing. It can also alter the rate of breathing. चलो, ये कहानी मैं समझाऊं इससे पहले एक फोर्थ सेंटर और लिख लो. एपन्यूस्टिक सेंटर. एपन्यूस्टिक सेंटर सुनो, इसके बारे में ना एक्चुअली में बहुत ज्यादा कहानी अभी पता नहीं है. आप सिर्फ कितनी बात याद रखोगे, एपन्यूस्टिक सेंटर न्यूमोटैक्सिक के सेंटर के साथ ही पॉन्स में रखा हुआ है और इसका काम एंटागोनिस्टिक है, उल्टा है काम, अपोजिट देन न्यूमोटैक्सिक सेंटर. कैसे है, क्या है, कोई डिटेल नहीं पूछेगा आपसे, पता ही नहीं है एक्चुअली. फिर भी अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर DRG को इनहिबिट करता है तो कौन है जो उसे स्टिमुलेट करेगा, तो आप कहोगे एंटागोनिस्टिक बताया था, तो आंसर शायद एपन्यूस्टिक सेंटर होगा. तो कल को ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई बेसिस नहीं है, लेकिन आपको एक लाइन लिखा दूंगी तो आपको आइडिया रहेगा. एक्चुअली में अभी मेडिकल बुक्स में इसके बारे में बहुत डिटेल्स नोन नहीं है जो आपके लेवल पर समझ आ सके. ठीक है, तो बस लिख दो एपन्यूस्टिक सेंटर में. It is also located in pons part of brain, PONS. It is also located in pons part of brain. Next, it is antagonistic. It is antagonistic to the pneumotaxic center. It is antagonistic to the pneumotaxic center. Antagonistic मतलब opposite in nature.
चलो अब ध्यान से पहले सामने देखोगे। हमने कहा कि PCO2 लेवल्स इन आर्टीरियल ब्लड चेक होंगे, तो मैं कह रही हूं सीधा लिखते हैं PCO2 levels in arterial blood increase in PCO2, decrease in PCO2। सिर्फ सामने देखोगे, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। PCO2 लेवल्स आर्टीरियल ब्लड में नॉर्मली 40 mm ऑफ Hg होता है। अब ये 40 mm ऑफ Hg से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, दो चीजें हैं। अगर आर्टीरियल ब्लड में PCO2 लेवल्स बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि बॉडी में CO2 बढ़ रही है, तो ऑक्सीजन कम हो रही होगी। ठीक, PCO2 लेवल्स बढ़ने का मतलब अब हमें पहले प्रेफरेंस देनी है कि इसको बाहर निकालें और ऑक्सीजन को बाद में खींच लेंगे अंदर, क्योंकि एक सेकंड के लिए इंसान कम ऑक्सीजन झेल जाएगा, लेकिन हमारे लिए एक्सेस में CO2 जहरीला है। हमें एक्सेस CO2 नहीं चाहिए, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो जैसे ही PCO2 लेवल्स इंक्रीज हुए तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने डिसाइड किया अब ना मैं DRG को ज्यादा देर के लिए रोकूंगा। इससे क्या होगा, एक्सलेशन को वक्त ज्यादा मिलेगा और इनहलेशन में वक्त कम जाएगा। तो पहला बात क्या हुआ, इसकी वजह से न्यूमोटैक्सिक सेंटर, सिर्फ सुनना भी, गिव strong inhibitory signal to DRG। क्या कहा मैंने, जैसे ही हमारे खून में PCO2 लेवल्स इंक्रीज हुए, न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने DRG को स्ट्रॉन्ग इनहिबिटरी सिग्नल्स देने शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ, there is more exhalation and less inhalation। एक्सलेशन करने का वक्त बढ़ गया और इनहलेशन करने का वक्त कम हो गया। अब इस वजह से लंग नेवर गेट फिल्ड फुली। जब इनहलेशन का वक्त ही कम मिल रहा है तो हम सांस अंदर तक खींचें, एक एक एल्वेलाई तक हवा पहुंचे, उससे पहले तो एक्सलेशन का सिग्नल आ जाता है। मतलब अब इंसान का ब्रीदिंग रेट हाई होगा। एक मिनट में जो हम कह रहे थे पहले एवरेज 14 ब्रेथ्स पर मिनट होते हैं, अब 16 ब्रेथ, 18 ब्रेथ, 20 ब्रेथ पर मिनट है। नंबर ऑफ ब्रेथ पर मिनट इंक्रीज हो गए हैं, लेकिन हर एक ब्रेथ में इनहलेशन कम हो रहा है और एक्सलेशन ज्यादा हो रहा है। इसी को हम शैलो ब्रीदिंग या हाफ ना कहते हैं। मतलब जब हम लोग हाफ जाते हैं, बहुत जोर जोर से सांस लेने लगते हैं, तब हमारे नंबर ऑफ ब्रेथ पर मिनट बढ़ जाते हैं, इंक्रीज होते हैं, लेकिन हमारे लंग्स कभी पूरी तरह से फिल नहीं होते, क्योंकि किसको ज्यादा देर के लिए रोका जा रहा है, DRG को, जिस वजह से किसको वक्त कम मिल रहा है, इनहलेशन को, और किसमें ज्यादा वक्त जा रहा है, एक्सलेशन में। So lungs never get filled fully, breathing rate is high, and this all is called
शैलो ब्रीदिंग। समझ आई कुछ कहानी? अब लिखो जरा, लिखो PCO2 levels in arterial blood. PCO2 levels in arterial blood. इसके दो पार्ट कर दो, फ्लो चार्ट बनाएंगे दोनों तरफ, दो पार्ट कर दो इसके। पहले तरफ लिखो इंक्रीज इन PCO2, इस तरफ लिखो डिक्रीज इन PCO2। इंक्रीज इन PCO2, डिक्रीज इन PCO2। इंक्रीज इन PCO2 के नीचे लिखो, जैसे जैसे मैंने ऐसे फ्लो चार्ट बनाया था, आप स्ट्रेट बनाते जाना, स्ट्रेट लिखो pneumotaxic center give strong inhibitory signals to DRG. Pneumotaxic center give strong inhibitory signals to DRG. नेक्स्ट फ्लो चार्ट में, so there is more exhalation and less inhalation in each breath. So there is more exhalation and less inhalation in each breath. Next, lungs never get filled fully. Lungs never get filled fully. Next, breathing rate is high. Breathing rate is high. Next, this is called shallow breathing. This is called shallow breathing. ठीक है, तो अब आप एक नॉर्मल लाइफ से अपने रिलेट करो कि अगर एक इंसान बहुत जल्दी हांफ जाता है जरा सा सीढ़ियां चढ़ने पर, एक्सरसाइज करने पर, तो समझ जाओ कि उसकी बॉडी में तुरंत किसके लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं? PCO2 के। एंड दिस इज नॉट अ हेल्दी कंडीशन। बॉडी में अगर सारे पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज सही हैं तो ऐसे चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होने चाहिए। ठीक, अब दूसरे वाली कहानी आप ही मुझे समझाओगे। हाँ जी, समझाते जाओ। अब मैंने क्या कहा? PCO2 लेवल्स नॉर्मल से भी कम हो गए हैं, मतलब जितना PCO2 मुझे चाहिए 40 mm of Hg उससे भी कम जा रहा है। मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया है बॉडी में? थोड़ा ज्यादा, और CO2 कम ही है। तो अब ऐसे में न्यूमोटैक्सिक सेंटर DRG को ज्यादा रोकेगा, कम? कम रोकेगा। वो कहेगा कि ऑलरेडी CO2 बहुत कम है बॉडी में, तो और एक्सहेलेशन क्यों करवाऊं? तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर गिव वीक इनहिबिटरी सिग्नल्स टू DRG। इस वजह से सो मोर इनहेलेशन एंड लेस एक्सहेलेशन। पर ब्रेथ एक्सहेलेशन का वक्त कम हो गया है, इनहेलेशन का वक्त बढ़ गया है। इस वजह से ब्रीदिंग रेट कम है। हम मान लो कि 1 मिनट में 10 ही ब्रेथ ले रहे हैं, लेकिन इस बार लंग्स पूरी तरह से फुल हो रहे हैं। एंड दिस इज कॉल्ड डीप ब्रीदिंग। तो अगर हम ऐसे ही बैठे बैठे एकदम से डीप ब्रेथ करने लगे तो समझ जाओ कि हमारे खून में किसके लेवल्स कम हो रहे थे? PCO2 के। तो उसी को बैलेंस करने के लिए एक डीप ब्रेथ लिया गया, ऑक्सीजन भर लिया, CO2 को कम बाहर निकाला।
जिससे कि लेवल्स फिर से नॉर्मल हो जाए। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन और समझो, हमने आर्टीरियल ब्लड में ये नहीं चेक किया कि PO2 लेवल सही है या नहीं, हमने ये चेक किया कि PCO2 सही है या नहीं। क्योंकि मैंने क्या कहा, मैं थोड़े कम ऑक्सीजन को झेल जाऊंगी, लेकिन मैं ज्यादा CO2 नहीं झेलूंगी, वो टॉक्सिसिटी कर सकता है। ठीक है, तो राइट डाउन, डिक्रीज इन PCO2 लिखा था, इसके नीचे फ्लो चार्ट शुरू करो। न्यूमोटैक्सिक सेंटर पूरा लिखोगे, न्यूमोटैक्सिक सेंटर गिव्स weak inhibitory signals to DRG. Pneumotaxic center gives weak inhibitory signals to DRG. Next, so this results in more inhalation and less exhalation per breath. So this results in more inhalation and less exhalation per breath. Next, the lungs always get free. The lungs always get filled fully. Next, breathing rate is low. Breathing rate is low. Next, this is called deep breathing. Repeat कर रही हूँ, lungs always get filled fully. Next, breathing rate is low, लेकिन मतलब कि पर मिनट नंबर ऑफ ब्रेथ्स कम हो जाएंगी. Breathing rate is low. Next, this is called deep breathing. This is called deep breathing. ठीक है, तो ये हमने खत्म करा अभी नर्वस रेगुलेशन, जिसमें हमने 4 सेंटर्स पढ़े, DRG, VRG, न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपनेस्टिक सेंटर। जो बेसिक रिदम सेंटर ऑफ ब्रीदिंग है, जो एफर्ट डाल रहा है इनहलेशन शुरू करवाने के लिए, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, वो है DRG। जो पूरा फोर्सफुल ब्रेथ देख रहा है, यानी कि फोर्सफुल इनहलेशन और फोर्सफुल एक्सहेलेशन, वो है VRG। जो DRG को रोकता है वो है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। उसका काम DRG को रोकना है, वो अलग बात है कि उसके रोकने से एक्सहेलेशन हो जाता है, तो एक्सहेलेशन किसी ने करवाया नहीं, वो खुद ब खुद हो गया। प्लस न्यूमोटैक्सिक सेंटर ब्रीदिंग रेट कम ज्यादा कर सकता है। ब्रीदिंग रेट बढ़ गया तो हम शैलो ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीदिंग रेट कम हो गया तो हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। और ये वाले चेंजेस तब आए जब क्या चेंज हुआ, लेवल्स ऑफ PCO2 इन आर्टीरियल ब्लड। और चौथा है एपनेस्टिक सेंटर, जो कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर का एंटागोनिस्ट है, उल्टा है। कैसे क्या नहीं जानना, बस ये याद रखना है, न्यूमोटैक्सिक और एपनेस्टिक दोनों पॉन्स पार्ट ऑफ ब्रेन में है, और DRG और VRG दोनों मेड्यूला पार्ट ऑफ ब्रेन में है। जब PCO2 लेवल्स नॉर्मल से बढ़े तब हमने शैलो ब्रीदिंग की और जल्दी जल्दी CO2 एक्सेस वाला बाहर निकाल दिया। और जब PCO2 लेवल्स नॉर्मल से भी कम थे तो हमने डीप ब्रीदिंग करी और हमने CO2 के लेवल्स को फिर से नॉर्मलाइज कर लिया। ठीक है, ये खत्म हुआ नंबर 1, नर्वस रेगुलेशन।
अब लिखोगे नंबर 2। नंबर 2, केमिकल रेगुलेशन। नंबर 2 है केमिकल रेगुलेशन। चलो तो आज यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में केमिकल रेगुलेशन समझेंगे। एंड राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग।